नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और हरियाणा विशेष के इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर जमकर बरसते नजर आए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में नेहरू गांधी परिवार और बेरोजगार जैसे कई मुद्दे उठाए। विपक्ष की नारेबाजी के बीच पीएम मोदी ने कहा कि हमने सामाजिक न्याय, 2 वक्त की रोटी जैसी समस्या का समाधान निकाला है, आपने इसका समाधान नहीं निकाला था। हम आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध होकर के चले हैं। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जितना कीचड़ उछलेगा कमल उतना ही खिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सफलता में हम आपके योगदान को भुला नहीं सकते। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लेकर के आए और 1600 लेयर में डेटा के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोजेक्ट को गति देने का काम हो रहा है। जो योजनाएं बनाने में महीनों लग जाते थे, वो आज सप्ताहों के भीतर भीतर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हम भली भांति समझते हैं, स्केल का भी महत्व समझते हैं, स्पीड का भी महत्व समझते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से परमानेंट सॉल्यूशन और परमानेंट एस्पिरेशन का एड्रेस करने का प्रयास। हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। एक के बाद उठाए गए कदमों के कारण बनी हुई और आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। हम एक एक विषय को छू करके भागने वाले लोग नहीं, लेकिन देश की मूलभूत आवश्यकताओं को परमानेंट सॉल्यूशन पर बल देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आजादी के पहले से अब तक हम सरकार में आने तब तक सिर्फ 3 करोड़ घरों तक नल से जल मिलता था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 3-4 साल में आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, जनधन, आधार, मोबाइल, ये जो त्रिशक्ति है और उसने सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उस योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में 27 लाख करोड़ रुपया इस देश के नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया, हितधारकों के खातों में ट्रांसफर किया है। और मुझे खुशी है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के कारण इस देश के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जो किसी इकोसिस्टम के गलत हाथों में जाता था, वो बच गया है। वहीं पीएम मोदी ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को सरकारी योजनाओं के नामों में संस्कृत शब्दों से दिक्कत थी। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है कि 600 सरकारी योजनाएं गांधी नेहरू परिवार के नाम पर थी, फिर भी नेहरू सरनेम रखने से शर्मिंदगी क्यों होती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश देख रहा है कि एक अकेला कित्तों पर भारी पड़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी
600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो, और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। और बार बार उनका दर्द झलकता है, और मैं तो हैरान हूं। कभी कभी यहां तक कह देते हैं एक दलित को हरा दिया। अरे भाई, उसी इलाके की जनता जनार्दन है, उसने दूसरे दलित को जीता दिया। अब आपको जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है, और आप रोना यहाँ रो रहे हो। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी, जो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जिन अवसरों को तलाशता था, उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए, और आजाद भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, जन के फर्ज से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। समस्याओं का समाधान करना ये उनका दायित्व था। देश की जनता समस्याओं से जूझ रही थी, देश की जनता देख रही थी कि समस्या का समाधान कितना बड़ा लाभ कर सकता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज अलग थी, उनके इरादे अलग थे, और उसके कारण किसी भी बात का परमानेंट सॉल्यूशन का प्रयास नहीं किया। वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने संसद के उच्च सदन में स्टूडेंट्स की आवाज उठाते हुए विदेश में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को लेकर के सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, क्या 3 साल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है? सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इसे लेकर के राज्यवार ब्यौरा मांगा, साथ ही वीजा प्रक्रिया आसान बनाने के लिए उठाए गए कदम की जानकारी मांगते हुए सवाल किया कि क्या विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई छात्रवृत्ति योजना प्रस्तावित है, जिसका जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया कि वीजा प्रदान करना किसी भी सरकार का विशेष अधिकार होता है। इसे लेकर के राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति कार्यवृत्ति की जा रही है। तो राज्यसभा में सवाल जवाब का जो सिलसिला रहा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश, जहां देखिए अहम सवाल यहाँ पर
राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा पूछा गया स्टूडेंट्स को लेकर के सवाल पूछते नजर आए। क्या जो विदेश जाना चाहते हैं छात्र, उसके लिए कोई विशेष अपॉर्चुनिटी या फिर छात्रवृत्ति सरकार की तरफ से दी जा रही है? उसको लेकर के जवाब भी यहाँ पर वी मुरलीधरन, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा दिया गया और उन्होंने कहा कि इस पर पर्याप्त तरीके से कार्य चल रहा है। और इसको लेकर के ब्यौरा प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या की बात भी वो करते नजर आए हैं और उन्होंने हर एक वर्ष का ब्यौरा भी यहाँ पर दिया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश। और वहीं चलिए आपको बता दें कि देखिए किस प्रकार से उन्होंने ब्यौरा दिया और बताया कि किस साल किस प्रकार से यहाँ पर बच्चों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो जवाब के तौर पर जो सवाल, अहम सवाल पूछा गया कि 3 वर्षों का ब्यौरा यहाँ पर मांगा गया, पिछले 3 वर्षों का, उसका जवाब कुछ इस प्रकार से 2019 में और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राज्यसभा में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य के अधिकारों का मुद्दा उठाया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में कहा कि निजी अस्पताल बिल भुगतान न करने पर गलत व्यवहार करते हैं और बिल नहीं चुकाने पर शवों को रोक देते हैं, जबकि कानून के तहत शवों को निजी अस्पताल रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार का अनुपालन कराना राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में निजी अस्पताल मनमानी करने में लगे हुए हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने निजी अस्पताल में ज्यादा चार्ज लेने का मामला भी संसद में उठाया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में निजी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन तय करने की मांग भी रखी। The Constitution of India protection of all rights of patients from the arbitrariness of private hospitals. Indian Constitution guarantees fundamental rights to each and every citizen of India. Article 21 of the Constitution of India guarantees a fundamental right to life and personal liberty. The Constitution of India does not expressly recognize the right to health as a fundamental right under Part 3 of the Constitution. However, through judicial interpretation, this has been read into the fundamental rights to life and personal liberty, Article 21, and is now considered an inseparable part of the right to life. The right to health is inherent to life with dignity. Article 39E, 41 and 43 of Directive Principles of State Policy put the obligation on the state in order to ensure the effective realization of the right to health. Despite constitutional provisions of the right to health care, private hospitals deal with the citizens in an arbitrary manner and violate their basic rights. If the patient's family is unable to bear the hospital expenses, it has been noticed in most of the cases that until a patient or his or her relatives end up paying the bill, the patient is not discharged and held in the hospital even if they are unable to do so. For instance, in November 2020, a woman patient after her delivery was held by a private hospital at Kushinagar in Uttar Pradesh for not paying the hospital bills. The patient's family had to approach the police administration in order to get the women free from the hospital. In August 2019, another patient was held by the Apollo Spectra Hospital of Delhi for non-payment of bills post-surgery. Not only this, there have also been many cases of seizing dead bodies. Such an incident reported last year from the Shahdol district of Madhya Pradesh, where the doctors of the Devanta hospital took the dead body under their charge, and just because the relatives of the deceased could not pay the hospital bills in time. Similar cases are also being registered from other parts of the country, where the patients are met with inhumane conditions. Certain cases have been brought to light where patients have been tied to the bed by the hospital administration for non-payment of bills, and doctors ignored the patient's health by showing negligence in their treatment. In this regard, the Devesh Singh Chauhan versus State in the other cases, Delhi High Court in 2016 held that no hospital can hold a patient under any circumstances, even if it is a case of non-payment of bills. Along with this, it is also unambiguously mentioned in the Charter of Patients' Rights prepared by NHRC that the patient has the right to be discharged. Patient cannot be held by the authority of the hospital under any circumstances. The report on the Competition Commission of India in 2021 states that the charges of renowned hospitals like Delhi, Fortis, Max, Apollo, Sir, Gangaram, St. Stephen's, etc. are very high. These hospitals charge thousands of times more.
सीएम मनोहर लाल ने आईआईएम रोहतक द्वारा आयोजित 2 दिवसीय G20 सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा, भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना हमारे लिए हर्ष और सम्मान का विषय। भारत ने हमेशा दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाया और आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। हमारी धरती पर युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने जीने का सार बताया और महात्मा गांधी ने अहिंसा को हथियार बना करके देश को आजादी दिलाई। सीएम मनोहर लाल ने कहा, हमारा भारत देश सूर्य के समान है। जब जब दुनिया में अंधेरा छाएगा तब तब भारत दुनिया को रोशनी दिखाने का काम करेगा। वहीं आपको बता दें कि इस सम्मेलन में G20 सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। 2 दिवसीय सम्मेलन में आर्थिक, कॉर्पोरेट और राजकीय क्षेत्रों से प्रख्यात प्रवक्ता और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान 4 पैनल सत्रों के आयोजन में ग्लोबल लीडर के रूप में भारत की भूमिका पर विचार विमर्श किया। वहीं फरीदाबाद के सूरजकुंड में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की और इस बैठक में सीएम मनोहर लाल के साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। राजहंस होटल में हुए बैठक में रूस, बेलारूस, तजाकिस्तान, कंबोडिया, सऊदी अरब, मालदीव, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, म्यांमार, कतर, ईरान, यूएई और बहरीन देशों का प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। इस बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल मेला परिसर में भी गया और मेले का जायजा भी लिया। इस दौरान सभी प्रतिनिधि हरियाणा की संस्कृति को देखने के लिए अपना घर भी गए। और इधर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विभाग के सभी जिलों के अधीक्षक अभियंता और कार्यकारी अभियंताओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी ग्रामीण परिवेश में जाकर के लोगों की पीने की पानी की समस्याओं के बारे में जाने और उनका जल्द से जल्द तय समय सीमा में समाधान करें ताकि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने की वजह से ग्रामीण इलाकों में सड़कें टूट जाती हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब तक ठेकेदार सड़क की मरम्मत का कार्य पूरा ना करे तब तक उसको भुगतान ना किया जाए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनमें काफ़ी काम पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिना मतलब इलाकेवार, बिना भाई भतीजावाद सभी विधानसभाओं में बराबर विकास कार्य करवा रहे हैं। और आपने देखा होगा कितना अच्छा रोड का हमारा कितना अच्छा नेटवर्क है। बिजली की समस्या अब इतनी नहीं है जितनी पहले थी। पानी की जहाँ बात करें, हर घर नल से जल की जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें सभी गाँवों को हमने कवर किया है। और हम ढाणियाँ भी मतलब कवर कर चुके थे, लेकिन ढाणियों में भी कई घर अलग अलग बसे हुए हैं, तो उनको भी हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी जैसे बच्चों को टैबलेट दिए और सब स्कूलों के अंदर जो डेस्क वगैरह और उसका सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। तो हर विभाग के अंदर स्वास्थ्य के बात करें तो हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हमारी सरकार कर रही है। बल्लभगढ़ के तिवगांव में बनाए जा रहे राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की नई इमारत का परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने निरीक्षण किया। 20 मार्च 2022 को स्कूल के नए भवन आधारशिला रखी गई थी। इस दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी न रहने दी जाए। शिक्षा के क्षेत्र में बल्लभगढ़ में सरकार रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कर रही है। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। प्रदेश में ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लग गया। गुरुवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ई टेंडरिंग को लेकर के लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ई टेंडरिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में 11 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। कुरुक्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसानों ने 20 मार्च को दिल्ली कूच करने का फैसला लिया है। किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर के हुंकार भरने के लिए पूरी तैयारी करने में जुटे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं कर रही है। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली में किसान जो अधूरी लड़ाई छोड़कर आए थे उसे एक बार फिर पूरा करने का समय आ गया है, क्योंकि ना तो एमएसपी की गारंटी दी जा रही है, बिजली बिल पर अध्यादेश लाया जा रहा है और किसानों के मामले पेंडिंग पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी किसानों के मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हमने 20 मार्च को दिल्ली कूच करने का फैसला लिया। देखिए, एसकेएम की बैठक थी, आपको पता हो 11 दिसंबर में हमने पोस्टपोन किया था अपने आंदोलन को, और जब दिल्ली से हम चले थे तो कह के चले थे कि लौट के आएंगे। और आज की बैठक जो थी हमारी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आज दोबारा से वो एक कार्यनीति बनाई गई, दोबारा से आंदोलन की शुरुआत का बुगल बजाया। आज 20 मार्च को दिल्ली में पुनः पूरे देश के किसान एकत्रित होके सरकार से अपनी जो हमारी जो मांगे जिन पे उन्होंने वायदा किया था उस समय और जो आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया, उसको लेके हम दिल्ली में जुटेंगे। और फिलहाल तो हमने 20 मार्च को जुटने का तय किया है। 20 मार्च को रेवाड़ी और फतेहाबाद में गुरुवार को राशन डिपो धारकों ने सेवानिवृत्त कानून के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। फतेहाबाद में डिपो धारकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और कहा कि उन्हें जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है। वहीं रेवाड़ी में भी डिपो धारकों ने सेवानिवृत्त कानून के विरोध में धरना और नारेबाजी दी। दरअसल सरकार द्वारा डिपो धारकों के लिए 60 साल की आयु में सेवानिवृत्त का कानून बनाया गया, जिससे बाकी लोगों को भी मौका मिल सके। लेकिन रेवाड़ी और फतेहाबाद में राशन डिपो धारक सरकार के इस फैसले से सहमत नजर नहीं आ रहे। इसके साथ ही कुछ और मांगों को लेकर के डिपो धारक धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। डिपो धारकों ने कहा कि अगर सेवानिवृत्त का नियम लागू करना है तो पहले हमें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए। इसके साथ ही सेवानिवृत्त के बाद 15,000 रुपये पेंशन और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर परिवार के ही एक सदस्य को डिपो धारक का दर्जा मिलना चाहिए। आज का हमारा जो प्रदर्शन है वो हमारी हरियाणा की जो सरकार है और केंद्र की जो सरकार है उनके खिलाफ एक रोष प्रदर्शन है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में हमारा एक नया कंट्रोल ऑर्डर जो पीडीएस नया आदेश जारी किया है 1 अगस्त 2022 को, उसमें हरियाणा सरकार ने हमारे जो राशन डिपो धारक है उनकी आयु सीमा निर्धारित की है जो कि 60 वर्ष। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब हमारे को सरकार ने किसी भी प्रकार का कर्मचारी घोषित नहीं किया तो हमारे रिटायरमेंट की जो शर्त है वो कैसे लगा सकती है। तो हमने सरकार को यही एक मांग रखी है भी हमारे जो उम्रदराज जो राशन डिपो धारक हैं उनको जब तक लाइसेंस प्रणाली लागू रहती है तब तक उनको आजीवन है वो अपना राशन डिपो चलाने की अनुमति दी जाए। हमारे राशन वितरण में सरकार द्वारा जो नया कानून बनाया गया है वो बहुत खराब कानून है, क्योंकि उसने 60 साल के लिए रिटायरमेंट लिया, जबकि ये सरकारी कर्मचारी नहीं है तो रिटायरमेंट भी कैसे होता है। सरकारी कर्मचारी घोषित करें इनको, फिर इनको रिटायरमेंट दें, फिर उसके बाद इनको रिटायरमेंट करने के बाद पेंशन लागू किए, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में कई स्टेटों में की है, कई जगह इनको कमीशन की बजाय मानदेय घोषित किया गया है 50,000 तक की मानदेय कर, या फिर हमारा कमीशन बढ़ाया जाए 3 रुपये क्विंटल, कम से कम 300 रुपये क्विंटल होना चाहिए। और इन्हीं खबरों के साथ हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।